हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र वर्मा आप सभी लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल ESC चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो बाल विकास में हम लोगों ने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है उन सब का प्रैक्टिस सेट है। हम आज क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल फ्री में जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लोगों को जानकारी हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य या आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं, मतलब मेन ग्रंथि किसे कहते हैं। थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या पीयूष ग्रंथि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन। तो ये आपका यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। तो यह कथन क्या है? पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। फिर कह रहा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। फिर कह रहा गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो पहली चीज़ तो ऑप्शन में अगर कहीं संभावना हो तो वो पहले ही कट जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है सी ऑप्शन की बात करेंगे तो कह रहा है इसका अन्य पक्षों के साथ ये कह रहा है कि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं है, शारीरिक विकास जब बच्चे का अच्छे से होगा तभी उसके जो अन्य विकास है वो भी अच्छे से होंगे, तो ये प्रभावित करता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर ए ऑप्शन की बात करते हैं, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। मान भी सकते हैं क्योंकि दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी कट जाते हैं, दो थोड़ा उन्हीं में हमें देखना होता है, मान सकते हैं। लेकिन जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी सही होगा क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसका मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप CP बच्चे को देख सकते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं, या दिव्यांग बच्चों का देख सकते हैं जो MR बच्चे होते हैं जिनको हम MR कहते हैं, या VI बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पैक्ट मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे। इन सबको आप देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम्पल के लिए पर्याप्त हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन तो आपका हाल में पूछा गया था CTET में, कह रहा है, और यहाँ तो टेट में तो पूछा ही गया। कह रहा पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन होना चाहिए, यहाँ पे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में, ये यहाँ पे एक ही में मिक्स हो गया है, जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ये तो वैसे भी गलत हो जाए, कोई आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होता, तो ये तो पहले ही कट गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, कह रहा शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं लेकिन उनके अंदर नैतिकता बिल्कुल नहीं होती, तो ये भी कट जाता है यहाँ पे। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। या कुछ शब्द वैसे भी निगेटिविटी में बता रहा है, तो यहाँ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ए सही है कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18 वर्ष किशोरावस्था है ये,
18 से 24 ये प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था में आ जाते हैं। जन्म से 6 वर्ष ये शैशवावस्था है। 9 से 12 वर्ष, देखो कह रहा परवर्ती बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था कहता तो हम कहते 6 से 12 वर्ष। और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने इस टॉपिक पे अच्छे से डिटेल में चर्चा की हुई है। तो परवर्ती जो है, अब हम बाल्यावस्था की बात कर रहे थे, तो 6 से 12 वर्ष 2 पार्टों में बढ़ता है। एक बढ़ता है 6 से 9 और दूसरा बढ़ता है 9 से 12, ठीक है, 9 से 12। तो यहाँ पे 9 से 12 ही परवर्ती बाल्यावस्था होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखें। अब पहले ही देखो कठोर अनुशासन की बात कर रहा था, ये आशा आप आगे पढ़ो या ना पढ़ो ये वैसे भी गलत हो गया। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अभी इसको रोक के रखते हैं। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। हाँ, कहीं तक सही हो सकता लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं हो सकता, ठीक है, कि अलग अलग विकास हो रहा है तो सबके साथ आप अलग एक साथ ही उनको पढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकसित हो। ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऐसा अधिगम देना है बच्चे को जिससे बच्चे का क्या हो, संपूर्ण विकास हो, ठीक है, बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट बैठ रहा है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। कि हमें ये देखना है कि बालक का विकास किस स्टेज का है, जिस स्टेज का है हमें उसी के हिसाब से अपनी शिक्षण विधि अपनानी है, उसी के हिसाब से उसका अधिगम करवाना है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। अगर माता पिता का कार्य होगा तो वो विद्यालय ही क्यों भेजेंगे, तो ये तो बिल्कुल कट गया। फिर नियंत्रित परिवेश, नहीं, हम किसी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अधिकारवादी बिल्कुल नहीं। प्रजातांत्रिक ये एक सकारात्मक शब्द भी है, पॉजिटिव वर्ड ही हमें पकड़ने होते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो पहला कह रहा है कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंध है। तो देखिए विकास और अधिगम पूरी तरह से स्वतंत्र तो नहीं है क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं है, हम नाप थोड़ी नहीं सकते आगे पीछे। फिर कह रहा अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। नहीं, अधिगम अलग चीज़ है, विकास अलग चीज़ है, लेकिन ये एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। फिर चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो हमें यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा, क्योंकि इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार और नैतिकता ये सब जब आपके अंदर होंगे तभी आपका चरित्र डेवलप होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो वैसे भी इसमें उपरोक्त सभी ही सही है क्योंकि शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। ठीक, जैसे छोटे माता पिता की संतान का छोटा होना, तो ये वंशानुक्रम हो गया। वातावरण भी प्रभावित करता है शारीरिक विकास। बच्चे का अगर पॉजिटिव वातावरण मिल रहा, अच्छे से उसको कह लीजिए कि भोजन की व्यवस्था है, संतुलित भोजन मिल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। ठीक है, खेल एवं व्यायाम ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, खेल और व्यायाम बहुत ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कह रहा एक प्रासामान्य, सिर्फ शब्द को घुमा दिया है इसने, आपको इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि 12 वर्ष की आयु का जो बच्चा है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जा सकता है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतिता की अनुभूति,
अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना और समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही होगा, थोड़ा गेस कीजिए आप लोग जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, क्योंकि 12 वर्ष की आयु का बालक किशोरावस्था में होगा और किशोरावस्था में होने का मतलब वो ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो वही यहाँ पे है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, मतलब समकक्षी के साथ रहने के लिए उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। फिर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। निषेधात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अग्र सक्रिय, अभी रोक के रखते हैं। संवेदात्मक, इसको भी रोक के रखते हैं। उदासीन, ये भी नहीं, उदासीन तो ही नहीं सकते आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चे को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। निषेधात्मक बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या अल्पवयस्क बच्चा, बात किशोरावस्था की हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो किशोरावस्था में माँ बाप को बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसलिए यहाँ पर अग्र सक्रिय सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, बी ऑप्शन मतलब। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, मतलब ये क्वेश्चन है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है, ये हमें देखना है। ठीक, तो कह रहा बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे बचपन वयस्क के बराबर थोड़ी ना, किशोरावस्था होता तो कहीं तक सही मान सकते थे। फिर कह रहा बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऐसा भी नहीं है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ये ध्यान कीजिए, बाल्यावस्था में एक चीज़ पढ़ाया गया था, मतलब अनूठा काल कहा गया था इसको। ठीक है, तो वहीं से ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भी ये शब्द मिल जाए, तनाव, तूफान, संघर्ष और दबाव, ठीक है, इन 4 शब्द को हमें याद रखना, ये कीवर्ड है। कहीं भी ये मिल जाए, इनसे अगर रिलेटेड पूछ रहा होगा तो किशोरावस्था ही वहाँ पे सही होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होगा। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मतलब उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है या परिणाम से है। तो उद्दीपन का मतलब स्टिमुलस हो जाएगा, और स्टिमुलस होगा तो हमें रिस्पांस मिलेगा, रिस्पांस का मतलब प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 15 नंबर में आते हैं। 15 कह रहा है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, यहाँ भी ये पूछ रहा है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चे क्या करते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक ही तो होते हैं, वो मूल प्रवृत्तियों से ही संबंधित होते हैं। भूख लगने पे चिल्लाना, इस तरीके से, खुश होने पे हंसना, इसके अलावा उनको आता क्या, संवेग विकसित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक की बात करेंगे तो ये थोड़ा अपर एज हो जाएगी। संरक्षित का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए, स्वकेंद्रित अवस्था है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए सबको। स्वकेंद्रित अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित बालक कब होता है। वैसे तो यहाँ अगर शैशवावस्था होता, ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता शैशवावस्था तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने शैशवावस्था को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक जन्म से 6 वर्ष और एक 3 से 6 वर्ष। एक पूर्व शैशवावस्था है और एक उत्तर शैशवावस्था है। तो स्वकेंद्रित की जो अवस्था होती है, बालक खुद में ही मगन रहता है, तो वो अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने मतलब एक वर्ड पढ़ाया था, वर्ड का एक मैंने अलग से टॉपिक बनाया था, जिसमें एक शब्द था नार्सिज्म। तो नार्सिज्म क्या होता है, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे हमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 17 की। कह रहा माँ बाप के साये से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है। तो किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था की, पूर्व किशोरावस्था की, तो ये हालांकि अच्छा इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो बाल्यावस्था का सेकंड पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में जब बालक स्टार्ट होता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो वो माँ बाप के साय से निकलना चाहता है, वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 कह रहा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर जो सही होगा वो सही होगा किशोरावस्था से, ठीक। फिर 19 पे आते हैं। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, किसके प्रति कठोर होंगे? तो वो हमेशा अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं, ठीक। जीवन शैली, संप्रत्य, वास्तविकता का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता किशोरावस्था में, क्योंकि वो समस्या का काल है, वहाँ पे बालक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। फिर बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था में देखा हो कि बालक समूह बनाना शुरू कर देता है, इसीलिए सामूहिकता की भावना यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में जो संवेग हैं वो किस प्रकार प्रकट होते हैं? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन या सभी। तो देखिए किशोरावस्था में बालक परिवार को ज़्यादा महत्व नहीं देता, तो ये तो यहाँ पे सही हो गया। व्यवसाय की समस्या, ये किशोरावस्था की एक विशेषताओं में से एक मेन पॉइंट है। किशोरावस्था के ऊपर मैंने अलग से एक टॉपिक वीडियो बनाया था इस टॉपिक पर, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ दो सही हो गए, तो जाहिर सी बात तीसरा ऑप्शन सही होगा ही होगा, इसीलिए होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर है यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये उक्त कथन किसका है? हरलॉक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है या रॉस का है? तो ये जो कथन है, ये कथन है हरलॉक का। किसका? हरलॉक का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी। तो ये मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, और बाल विकास में हमने जब रिवीजन करवाया था 50-50 वन लाइनर 2 पार्ट में मैंने करवाया है, वीडियो बनाया है दोनों पे अलग अलग, तो तकरीबन वही 100 क्वेश्चन 100 वन लाइनर मैंने कराए हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बाल विकास जो है, बाल विकास में हम अध्ययन किसका करते हैं? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ये ध्यान रखना है, इधर उधर हमें नहीं भटकना है, हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि बाल्यावस्था में हमेशा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में जब हम बात करते हैं तो हम सारे क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे भाई, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये चीज़ें, और वातावरण का बाल विकास पे पड़ने वाला जो प्रभाव उसका भी अध्ययन करेंगे, और वैयक्तिक भिन्नता तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं उत्तम की उत्तरजीविता, ये कहा जाता है। तो ये सिद्धांत दिया किसने है? लेमार्क ने दिया है, हैरिसन ने दिया है, डार्विन ने दिया है या मैकडूगल ने दिया है? तो यहाँ पे ये याद भी होगा, पता भी हो, कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है। तो ये है डार्विन का। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते।
अभिवृद्धि कहते हैं, रोक के रखते हैं इसको अभी। गतिशीलता कोई मतलब नहीं। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता तो शारीरिक विकास होगा ना, शारीरिक वृद्धि और विकास जब आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं अभिवृद्धि। फिर विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि की बात कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, मानसिक क्षमता की बात नहीं कर रहा वो, सॉरी, मानसिक क्षमता की बात कर रहा है। तो मानसिक क्षमता सर्वाधिक विकसित किस में होगी, किशोरावस्था में होगी, जायज़ बात है। कोई भी विकास पूर्ण कहाँ होगा, किशोरावस्था में ही होगा। तो अधिकतम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जब पूर्ण हो जाएगा तभी तो यहाँ आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, फिर व्यवहारवादी ने कहा, मतलब ऐसे कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या हॉल्जिंगर ने। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है, रटी रटाई परिभाषा है ये कहा है वाटसन ने। किसने कहा है, वाटसन ने। आगे बढ़ते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। जो स्टैनले हॉल हैं, ये उन्हीं की बात कर रहा है। तो वो किसके, उन्होंने किस पर सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने किशोरावस्था के विकास पर सिद्धांत दिया है। एडोलसेंस उनकी एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये स्टैनले हॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ध्यान रखना है, कह रहा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मतलब ऐसी ग्रंथि बतानी है जिसका विकास में योगदान नहीं होता। एड्रिनल होता है योगदान, पीयूष ये भी मेन ग्रंथि, ये तो मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसे। फिर थायराइड ग्रंथि, इसका भी यूज़ होता है, होता किसका नहीं, लार ग्रंथि, इसका विकास में कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक, फिर विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या मध्य किशोरावस्था से। हाँ, किशोरावस्था होता तो आंख मूंद के हम यहाँ पे आंसर ठीक कर देते। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो आ गए, पहले तो बाल्यावस्था और शैशवावस्था तो सीधे सीधे कट जाएंगे। विद्रोह की भावना मतलब परिवार से अलग होना, समूह के साथ ज़्यादा रहना, किसी बात के लिए टोक देना तो तुरंत आपसे झगड़ जाएगा या गुस्सा करेगा, इस तरीके की चीज़ें, ये परिवर्तन बालक में किस अवस्था में होते हैं, वो होते किशोरावस्था में। लेकिन किशोरावस्था में भी किस पार्ट में होंगे, तो वो होंगे पूर्व किशोरावस्था में। मध्य किशोरावस्था कोई अवस्था नहीं होती। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह परिभाषा किसकी है, गैसल की है, हरलॉक की है, मेरेडिथ की है या डगलस और हॉलैंड की है। तो ये परिभाषा है किसकी है, हरलॉक की। ठीक, ये परिभाषा हरलॉक की है। फिर 33 है हमारे पास। 33 कह रहा निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ध्यान रखना है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम पूछ रहा है यहाँ पे। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का नियम। तो यहाँ पे कह रहा शारीरिक विकास तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम नहीं होगा। अनियमित विकास का नियम, इसको अभी रोक के रखते हैं। द्रुतगामी विकास का नियम, हाँ ये तो है, वहाँ से क्वेश्चन क्या कुछ गलत टाइप हुआ है क्या। 33 है, अच्छा नियम, मेरा एक प्रमुख नियम है। फिलहाल इस पे मैं स्टार लगाऊंगा अभी, ठीक है, इसको मैं बाद में कमेंट में सही कर दूंगा। इसको मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार, ये हमको लगता है कुछ गलत टाइप हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 है, मध्य बचपन की अवधि कब से कब तक होती है। मध्य बचपन की अवधि 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष या 10 वर्ष के बाद कह रहा है, फिर जन्म से 2 वर्ष। तो ये तो सब शैशवावस्था की बातें कर रहा है, ये शैशवावस्था, ये शैशवावस्था, ये इस पे जब जाओगे तो किशोरावस्था में पहुंच जाओगे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें एग्ज़ाम में भी यही करना है, ऑप्शन को काटना सीखना है। अगर ये काटना सीख गए तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे है, मानव विकास है मात्रात्मक है गुणात्मक है, कुछ सीमा तक मापनीय है। बिल्कुल नहीं, माप तो सकते ही नहीं आप।
ए और बी दोनों है, तो दोनों है, क्योंकि मात्रात्मक और गुणात्मक विकास दोनों होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। तो ध्यान रखना है, हमें पूछ रहा है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता। तो कल्पना से संबंधित चीज़ें तो बाल्यावस्था में होती ही होती हैं। तार्किक शक्ति बढ़ने लगती है, जाहिर सी बात है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये बाल्यावस्था का गुण नहीं है, ये विशेषता है किशोरावस्था की। कब की? किशोरावस्था की। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 36 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। जितना मैंने पढ़ाया था उतना आज हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम सिद्धांत लेके आएंगे, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन देना चाहते तो कमेंट करके सजेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से कहें। मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।